तो यूक्रेन में ट्रंप ने अब नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है ऑपरेशन ईरान। इस अभियान के तहत ट्रंप यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट करना चाहते हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाने के लिए पुतिन और ट्रंप में सीक्रेट डील हो गई। ट्रंप की नजर यूक्रेन की खनिज संपदा पर है, तो पुतिन यूक्रेन में अपनी कठपुतली सरकार बनाना चाहते हैं। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए रूस और अमेरिका ने खतरनाक षड्यंत्र पर काम करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन में रूस की बारूदी बरसात हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। यूक्रेन की पराजय हर बीतते घंटे के साथ करीब आती जा रही है और इसी के साथ यूक्रेन में तख्ता पलट की आशंका भी बढ़ती जा रही है। अब सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक न सिर्फ पुतिन ने बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूक्रेन की गद्दी से ज़ेलेंस्की को हटाने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि युद्ध विराम के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। व्हाइट हाउस का मानना है कि ज़ेलेंस्की की वजह से ही अब तक सीज फायर नहीं हुआ है। यही वजह है कि अब ट्रंप ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाना चाहते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तो सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की को हटाने के लिए पुतिन और ट्रंप में पर्दे के पीछे गुप्त समझौता हो गया है? इस प्रश्न का आधिकारिक उत्तर तो अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन यूक्रेन में इस समय एक साथ कई ऐसी बड़ी घटनाएं घट रही हैं जो इस बात का संकेत कर रही हैं कि ज़ेलेंस्की को कुर्सी से हटाने का मिशन शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे रूस और अमेरिका ज़ेलेंस्की को सत्ता से बेदखल कर यूक्रेन का भविष्य तय करने जा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि पुतिन और ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट का सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दरअसल पुतिन और ट्रंप ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक 50 दिन की डेडलाइन में ज़ेलेंस्की को हटाने का षड्यंत्र तैयार किया गया है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ गृह युद्ध भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसकी शुरुआत ज़ेलेंस्की पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाकर की जा सकती है। पुतिन ज़ेलेंस्की को हटाकर यूक्रेन में अपनी कठपुतली सरकार बनाना चाहते हैं। इधर ट्रंप की नजर यूक्रेन के खनिज खजाने पर है। ज़ेलेंस्की को हटाने के बाद ट्रंप यूक्रेन के खनिज को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को हटाने के लिए अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रूस एक साथ कई षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा है। पहली साजिश है यूक्रेन में जल, थल और नभ से जबरदस्त हमले। अब रूसी सेना उन शहरों और संस्थानों पर हमले कर रही है जो ज़ेलेंस्की से जुड़े हुए हैं। ज़ेलेंस्की से जुड़े शहर कीव और क्रीवी रीह में भीषण हमले किए जा रहे हैं। रूस ऐसी जगहों पर बम बरसा रहा है जो यूक्रेन के गौरव के प्रतीक है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की के कार्यकाल में जो हथियार फैक्ट्रियां शुरू हुई थीं, जो हथियार गोदाम बनाए गए थे, उन्हें भी मिटाया जा रहा है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में कहां कितनी तबाही हुई है, अब इसे वीडियो रिपोर्ट के जरिए समझिए। कीव में रूस ने यूक्रेन के नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी को टारगेट किया। कीव में रूस ने भीषण हमले कर यूक्रेन के हथियार गोदाम जला दिए। कीव में रूसी सेना के हमलों में कई इमारतें बर्बाद हो गईं। रूस ने सबसे भीषण हमले ज़ेलेंस्की के गृह नगर क्रीवी रीह में किए।
क्रीवी रीह में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट की इमारत बर्बाद हो गई। रूस के विस्फोट की वजह से जिम्नेजियम को भी नुकसान पहुंचा है। ज़ेपोरिज़िया में रूसी आर्टिलरी ने भीषण हमला कर यूक्रेन के 2 ठिकानों पर कब्जा कर लिया। रूस के भीषण हमलों से सूमी के बड़े इलाके में ब्लैकआउट हो गया। क्रामातोर्स्क में रूसी बमबारी की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। पोक्रोवस्क में विनाश का भयावह मंजर नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के मिराज फाइटर जेट को भी तबाह कर दिया है। यह उसी वक्त की तस्वीर है जब रूसी हमले में यूक्रेन का लड़ाकू विमान जल गया। रूस ये संदेश दे रहा है कि जब ज़ेलेंस्की अपने घर और दफ्तर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जब वो यूक्रेन के गौरव के प्रतीक संस्थानों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो वो यूक्रेन और वहां के लोगों को कैसे बचाएंगे? इसके जरिए रूस ज़ेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेनी जनता को भड़काने की कोशिश कर रहा है। पुतिन और उनकी सेना की ये कोशिश कामयाब भी होती दिख रही है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्रीवी रीह, चेरकासी, पोल्तावा, निप्रो। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ बड़ा विद्रोह भड़क गया है। कीव से लेकर क्रीवी रीह तक, चेरकासी से लेकर पोल्तावा और निप्रो तक ज़ेलेंस्की का जोरदार विरोध हो रहा है। सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के खिलाफ जोरदार नारे लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन के लोग ही अब ज़ेलेंस्की को भ्रष्ट बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन की जनता तब बागी हो गई जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून को खत्म करने और भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों की आजादी खत्म करने की कोशिश की। इसी के बाद शहर शहर ज़ेलेंस्की के खिलाफ गदर शुरू हो गया। युद्ध शुरू हुए 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस दौरान ये पहली बार है जब यूक्रेन की जनता ज़ेलेंस्की के खिलाफ इस तरह बागी हो गई है। शक इस बात का है कि इस विद्रोह के पीछे रूस और अमेरिका का हाथ है। माना जा रहा है कि पुतिन और ट्रंप जनता को भड़काकर विद्रोह करवाकर ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट की तैयारी में। यूक्रेनी इंटेलिजेंस का भी यही कहना है कि अगर ये बगावत जल्द शांत नहीं हुई तो ये ज़ेलेंस्की के शासन के अंत का कारण बन सकती है। माना जा रहा है कि ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए जो 50 दिन की समय सीमा तय की है, उसमें ही ज़ेलेंस्की का तख्ता पलटकर नई सरकार बनाने और उसके साथ रूस की शर्तों पर समझौता करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। रूस पर हर तरफ से दबाव बढ़ाने का अभियान शुरू हो चुका है। ब्रिटेन में एटम बॉम्ब तैनात हो चुके हैं, जिसके बाद ब्रिटेन अब रूस के लिए आसान टारगेट नहीं रह गया है। यूरोप के छोटे छोटे देश भी हथियार खरीद रहे हैं और अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। अमेरिका और यूरोप की तैयारियों के बाद पुतिन ने भी रूस को ताकतवर बनाने के लिए नए प्लान को मंजूरी दी है। लाखों करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। अमेरिका को चुनौती देने के लिए रूस अपनी सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ाने जा रहा है। ऐसा ही भारी भरकम विमान फिर अमेरिकी बेस से इंग्लैंड में उतरा है। अमेरिकी कार्गो विमान से क्या भेजा गया? लगातार 3 दिनों में दूसरी बार ब्रिटेन में अमेरिकी विमान क्यों लैंड हुआ? इसे लेकर क्रेमलिन में जो अटकलें थीं, वो सच साबित हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में परमाणु बम की दूसरी खेप आई है। फिर B-61 12 थर्बो न्यूक्लियर ग्रेविटी बम भेजा गया है।
ब्रिटेन के लेकन हीथ के बाद सफॉक एयरबेस पर बम तैनात होंगे। दुनिया का बेहद घातक बम ब्रिटेन को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। ट्रंप के फैसले के सिर्फ 3 दिन में ब्रिटेन में 2 बार परमाणु बम भेजे जा चुके हैं। अमेरिका को मिली खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ब्रिटेन को एक आसान टारगेट मान रहा था। ब्रिटेन को रूस से बार बार धमकी भी दी जा रही थी। यूरोप पर दबाव बनाने के लिए रूस ब्रिटेन को निशाना बनाने की तैयारी में था। ब्रिटेन में परमाणु हथियार भेजकर ट्रंप ने पुतिन को जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन इस तैनाती से नाराज पुतिन ने बहुत बड़ा फैसला लिया। अमेरिका को जवाब देने के लिए पुतिन ने दुनिया की सबसे बड़ी फौज तैयार करने का फैसला लिया है। पुतिन ने 5-5 साल का 2 प्लान तैयार किया है। मकसद रूस की सेना की ताकत बढ़ाने का है। हथियार प्रोडक्शन में भी रूस नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। चीन से नजदीकी बढ़ने के बाद पुतिन भी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी और सबसे बड़ी सेना बनाने की कोशिश में है। पुतिन को लग रहा है कि अमेरिका और यूरोप से मुकाबले के लिए सैन्य शक्ति को बढ़ाना भी अहम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन और रूस मिलकर अमेरिका को पीछे करने की कोशिश में है। अर्थव्यवस्था को लेकर रणनीति बनाने के बाद सेना पर प्लान तैयार हुआ है। चीन और रूस अगले 10 साल में अमेरिका से बहुत अधिक शक्तिशाली बनने की कोशिश में है। कई तरह की पाबंदियों का सामना कर रहे रूस के लिए किसी बड़े बजट की प्लानिंग थोड़ी मुश्किल है, लेकिन चीन से मदद का भरोसा मिलने के बाद पुतिन ने हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ रुपए खर्च होने वाले प्लान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने रूस के इस प्लान के बारे में अमेरिका को जानकारी भेजी है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी को क्या जानकारी मिली है, ये आपको दिखाते हैं। और यूरोप से इंतकाम के लिए पुतिन ने 10 साल का प्लान तैयार किया है, जिसके लिए रूस ने 86 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। रूस ये रकम हथियार और सेना पर खर्च करेगा। रूस ने साल 2036 तक रूस की ताकत को कई गुना बढ़ाने का प्लान तैयार किया है। रूस भी चीन की तरह विशाल सेना बनाने के प्लान पर काम करेगा। रूस अपनी तीनों सेनाओं को मजबूत बनाएगा, यानी जल थल नभ में रूस की ताकत कई गुना बढ़ाने का प्लान है। इस प्लान के तहत रूस देश में 2 जगहों पर सेना का केंद्र बनाएगा, जिसमें पहला नाम मॉस्को का है और दूसरा कैलिनिनग्राद में बनेगा। इसके अलावा नई सैन्य डिवीजन बनाने की शुरुआत हो चुकी है। रूस में कई नई सैन्य यूनिट बनाई जा रही हैं, जिससे सेना का विस्तार हो सके। देश के 2 हिस्सों में सेना का मुख्यालय बनेगा, जिसमें से एक खास तौर से यूरोप के करीब बनाया जा रहा है। यूक्रेन से जंग के बाद रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया था, जिसमें कामयाबी भी मिली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस शक्तिशाली मिसाइलों का स्टॉक बना रहा है। दावा है कि रूस अब ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। चीन से ड्रोन के उपकरण सप्लाई हो रहे हैं। मिसाइलों का इस्तेमाल कम से कम होगा। रूस के मिशन और मंसूबे की जानकारी यूरोपीय देशों को भी है, इसलिए यूरोप में भी युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तालमेल बढ़ा रहे हैं। छोटे देश नए हथियार खरीद रहे हैं। यूरोप के देश युद्ध की तैयारी शुरू कर चुके हैं। पोलैंड भी रूस का आसान टारगेट है, इसलिए यहां अमेरिका की मदद से लगातार तैयारी जारी है। पोलैंड ने रूस को लेकर नया फैसला लिया है। रूसी नागरिकों को पोलैंड छोड़ने को कहा गया है। सभी रूसी नागरिक तुरंत पोलैंड से बाहर जाएंगे। पोलैंड की सीमा से लेकर एयरपोर्ट तक सुरक्षा बढ़ाई गई है। पोलैंड को शक था कि रूस के कई जासूस देश में हो सकते हैं। पोलैंड से ही यूक्रेन को हथियार की सप्लाई हो रही है, इसलिए पोलैंड ने यह फैसला लिया है। बुल्गारिया ने भी अमेरिका से हथियारों की खरीद शुरू कर दी है। बुल्गारिया ने एंटी शिप मिसाइलों की मांग की थी।
अमेरिका से सबसोनिक एंटीशिप मिसाइल दी जा रही है। अमेरिकी एनएसएम मिसाइल 120 किलो के वॉरहेड से लैस है। मिसाइल से जमीन पर मौजूद टारगेट भी नष्ट हो सकता है। इटली और रोमानिया जैसे देश भी खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। तो यूरोप में तैयारी भी शुरू हो गई है। रोमानिया मिस्ट्रल 3 पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। फिलहाल रोमानिया 200 मिस्ट्रल डिफेंस खरीद रहा है। इसके अलावा एयर डिफेंस की 1000 मिसाइल भी खरीदी जा रही है। मिस्ट्रल मिसाइल की रेंज 7.5 किलोमीटर है। सिर्फ हेलीकॉप्टर या ड्रोन ही नहीं, इस मिसाइल से बोट को भी नष्ट किया जा सकता है। इटली अपनी सेना के लिए टैंक खरीद रहा है। इटली की एडिटे C2 टैंक की सप्लाई की जा रही है। इटली की सेना का युद्धाभ्यास भी शुरू हो चुका है। रूस से मुकाबले के लिए इटली ने नए हथियारों की लिस्ट तैयार की है, जिसे खरीदा जाएगा। इटली अमेरिका और यूरोप के कई देशों से डील करने वाला है। यूक्रेन को भी जर्मनी तुरंत पैट्रियट की सप्लाई के लिए तैयार हो गया है, लेकिन जर्मनी चाहता है कि उसके बदले उसे फौरन पैट्रियट दे दी जाए। जर्मनी अब यूक्रेन की मदद के नाम पर अपने हथियारों का स्टॉक कम नहीं करना चाहता है। नीदरलैंड्स भी यूक्रेन को पैट्रियट के लिए आर्थिक मदद देने को तैयार है। नॉर्वे भी यूक्रेन के एयर डिफेंस को मजबूत करने की कोशिश में है। इसके लिए नॉर्वे यूक्रेन के साथ मिलकर नई मिसाइलें तैयार करेगा। नॉर्वे यूक्रेन के लिए एक पैट्रियट सिस्टम भी खरीदने वाला है। लिथुआनिया की तरफ से यूक्रेन को ड्रोन का जखीरा भेजा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक लिथुआनिया ने 2000 ड्रोन देने का भरोसा दिया है। लेकिन सबसे अहम है अमेरिकी हथियार, जो अब यूक्रेन तक पहुंच रहे हैं, और यूक्रेन ने रूस पर घातक हमलों की शुरुआत भी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस चीन का गठबंधन अमेरिका के लिए चुनौती बन चुका है। हालात ये हो चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध को अमेरिका का नया अफगानिस्तान कहा जाने लगा है, क्योंकि दोनों देशों ने मिलकर अमेरिकी सरकार को यूक्रेन संकट में फंसाने का बंदोबस्त कर लिया है। एक तरफ चीन रूस को कूटनीतिक मदद दे रहा है, तो दूसरी ओर अब बारूदी मदद भी बढ़ रही है। इसके साथ ही दोनों देशों की सैन्य तैयारी तेज हो गई है। आशंका यह है कि रूस चीन मिलकर अमेरिका को जंग के नए मोर्चे पर फंसा सकते हैं। अमेरिका अब रूस चीन की तैयारी से सतर्क हो गया है और मिनटमैन मिसाइलों को एक्टिव रखने के आदेश जारी हो चुके हैं। यूक्रेन को युद्ध के लिए तैयार करना और उससे बारूदी सप्लाई देना, इसके पीछे अमेरिका का मकसद रूसी ताकत को घटाकर उससे कमजोर बनाना था। अमेरिका ने जंग इसीलिए लंबी खिंचवाई ताकि रूस के हथियारों का जखीरा घटाया जा सके। मिसाइलों के भंडार खाली किए जा सके, ड्रोन पावर को नष्ट किया जा सके। लेकिन अब अमेरिका बहुत जल्द युद्ध विराम चाहता है, क्योंकि उसकी इस रणनीति से रूस और ज्यादा मजबूत हो गया है। जरूरत के वक्त पर रूस के काम उसके मित्र देश आए और उसके हथियारों का जखीरा घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के साथ जंग में अमेरिका, EU और नेटो के देश हैं, तो रूस के साथ जंग में ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल है। रूस चीन के गठबंधन को अमेरिका ने अपने लिए सबसे बड़ा खतरा माना है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर लगातार दबाव पड़ रहा है। उनके लिए फैसला लेने की घड़ी अब करीब आती जा रही है। अमेरिकी मीडिया में कहा जा रहा है कि यूक्रेन अमेरिका का नया अफगानिस्तान संकट बन सकता है। फर्क इतना है कि इस बार जंग में अमेरिकी फौजी नहीं होंगे, लेकिन यह संकट बढ़ता जा रहा है क्योंकि ट्रंप के युद्ध विराम के प्रयास नाकाम नजर आ रहे हैं। ट्रंप अपनी युद्ध विराम वाली शपथ की बेड़ियों में बंध गए हैं। उन पर शांति स्थापना की जिम्मेदारी का दबाव बढ़ता जा रहा है। पुतिन के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करने से उनकी छवि को चोट लगेगी। अगर पुतिन के खिलाफ ट्रंप ठोस कार्रवाई करते हैं तो सीधी जंग का खतरा बढ़ जाएगा।
रूस से जंग का मतलब होगा सीधे सीधे चीन और ईरान के साथ जंग लड़ना, क्योंकि इस गठबंधन ने जंग में एक दूसरे का साथ देना तय कर लिया है। यूक्रेन की जंग में भी चीन लगातार रूस को मदद दे रहा है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि रूस के कामिकाज़े और डिकॉय ड्रोन बन तो रूस में ही रहे हैं, लेकिन उनका एक एक पुर्जा चीन से आ रहा है। और यूक्रेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि रूस का ड्रोन 100% चाइनीज है। उसके ड्रोन में लगने वाला डेटा ट्रांसमिशन मॉड्यूल चीन की हुबोई जिंगझाओ की माया टेक इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी कंपनी ने बनाया है। यह मॉड्यूल कमांड सेंटर को ड्रोन का डेटा भेजता है। रूसी ड्रोन में CUAV X7+ प्रो फ्लाइट कंट्रोलर लगे हुए हैं जो उसके फ्लाइट पाथ को कंट्रोल करने के काम आते हैं, और ये भी चीन की CUAV टेक्नोलॉजी कंपनी ने बनाए। ड्रोन के रोटर यानी उसे उड़ाने वाले पंखों में जो सर्वो ब्रशलेस मोटर लगी है वो चीन की KST डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बनाए हैं और सीधे रूस को एक्सपोर्ट कर रही है। ड्रोन की उड़ान के दौरान हवा की गति को मापने के लिए एयर स्पीड नैनो सेंसर लगाए जाते हैं। ये स्काई A2 ड्रोन कैन नाम की सेंसर चीन की CUAV टेक्नोलॉजी कंपनी ने बनाए। इसी तरह ड्रोन के इंजन को चालू करने वाले इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन मॉड्यूल भी चीन की कंपनी माइल हाओ शियांग टेक्नोलॉजी ने बनाए। अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए ताकि उसके हथियारों का बंदोबस्त न हो सके, लेकिन चीन ने अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए ड्रोन के पुर्जे सप्लाई किए। इन्हीं चाइनीज ड्रोन से रूस यूक्रेन के शहरों पर हमले कर रहा है और ट्रंप पूरी कोशिश के बाद भी पुतिन को रोक नहीं पा रहे हैं। अब चीन और रूस ने अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। रूस ने अपनी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। पैसिफिक से आर्कटिक तक रूसी नौसेना के जहाज मंडरा रहे हैं। उधर चीन ने अपने सबसे एडवांस्ड जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात कर दिया है। यह अमेरिका के वर्चस्व को सीधी चुनौती देने वाला कदम है। दोनों देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहे हैं। रूसी नौसेना ने जुलाई स्टॉर्म नाम से बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इसमें 150 से ज्यादा युद्धपोत, 120 एयरक्राफ्ट, 15,000 सैनिक शामिल हैं। युद्धाभ्यास में लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, एंटी सबमरीन ऑपरेशन, एंटी ड्रोन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ये युद्धाभ्यास पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, बाल्टिक और कैस्पियन सागर में किया जा रहा है। उधर चीन ने अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात कर दिया है। अब यह एडवांस्ड जेट फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर रहा है। अमेरिका ने रूस चीन के इस संयुक्त तैयारी को अपने लिए खतरा माना है। अमेरिकी सीनेट की रक्षा समिति ने अलर्ट रिपोर्ट जारी करते हुए एक विधेयक पेश किया है। विधेयक में एयरफोर्स को मिनटमैन 3 मिसाइल को एक्टिव रखने के लिए कहा गया है। मिनटमैन 3 न्यूक्लियर मिसाइल पुरानी हो चुकी है। पेंटागन को कहा गया है कि जब तक सेंटिनल मिसाइल तैयार नहीं होती तब तक मिनट 3 को वॉर रेडी रखा जाए। रिपोर्ट यह भी है कि ट्रंप अपने ऊपर बढ़ते दबाव से चिंतित हैं और वो इसीलिए चीन और रूस से डिप्लोमेटिक संबंध बढ़ाना चाहते हैं। सितंबर में ट्रंप चीन का दौरा कर सकते हैं, जहां जिनपिंग, पुतिन और ट्रंप की मुलाकात करा सकते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि वो पुतिन से मिलकर युद्ध विराम लागू कराने की कोशिश करें, क्योंकि यूक्रेन संकट बनता जा रहा है। ट्रंप की छवि बिगड़ रही है और चीन रूस की तैयारी से लग रहा है कि युद्ध का विस्तार अमेरिका तक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और अरब में नए समीकरण बन रहे हैं जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है। तेहरान में रूस, चीन और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें मध्य पूर्व में ईरान को मजबूत सैन्य ताकत बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया।
यानी इजराइल अमेरिका को बैकफुट पर लाने के लिए ईरान के साथ चीन और रूस मिल गए। अब ईरान को लगातार हथियार मिलते रहेंगे और ईरान उन्हें प्रॉक्सी गुटों तक पहुंचाता रहेगा, जिससे इजराइल को 5 फ्रंट पर युद्ध लड़ना पड़ेगा, जबकि ईरान पहले ही कह चुका है कि वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा। अरब में थोड़ी खामोशी है, लेकिन इस खामोशी में एक बड़े खतरे की आहट है। ईरान अब बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि खामनेई ने खतरा भांप लिया है। अमेरिका परमाणु करार के लिए अपनी शर्तों पर दबाव बनाएगा। अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिकी बॉम्बर्स बंकर बस्टर से फिर तबाही मचा सकती है। ईरान ने अपने आप ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसमें 3 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला है ईरान प्रॉक्सी गुटों की मदद करता रहेगा, जिससे वो इजराइल पर हमला करते रहेंगे। दूसरा फैसला है ईरान ने रूस चीन के साथ गठबंधन किया है, जिससे उसे हथियार मिलते रहेंगे। तीसरा फैसला लिया है कि वो अपनी शर्तों पर परमाणु करार करेगा, अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। यानी ईरान किसी भी कीमत पर यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा। उसका लक्ष्य साफ है, वो अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद परमाणु ताकत हासिल करके रहेगा। ईरान ने धमकी दी है, अमेरिका के साथ ईरान सीधी बात नहीं करेगा। अरब देशों की मध्यस्थता जरूरी है। अभी ईरान सिर्फ वार्ता पर सहमत हुआ है, परमाणु करार पर फैसला बाद में लिया जाएगा, जब ईरान की शर्तों को मानने का रुख अमेरिका दिखाएगा। अब सब कुछ अमेरिका पर टिका है, क्योंकि ईरान बार बार दोहरा रहा है कि वो यूरेनियम संवर्धन रोके बिना वार्ता को तैयार है, जबकि अमेरिका धमकी देता रहा है कि यूरेनियम संवर्धन रोककर ही ईरान से आगे बात बढ़ सकती है। इस बीच ईरान ने अपने मंसूबे जाहिर किए हैं कि वो कितना बड़ा कदम उठा सकता है। रूस और चीन के प्रतिनिधियों के साथ ईरान ने बातचीत की, जिसमें सैन्य सहायता को लेकर कई करार किए गए, जबकि ईरान रूस चीन के साथ कैस्पियन और भूमध्य सागर में युद्धाभ्यास करेगा। जबकि अभी 2 दिन की वॉर ड्रिल रूसी बेड़े के साथ की थी। तेहरान में रूस चीन के साथ मीटिंग करके ईरान का जोश हाई है, इसलिए उसने खुले तौर पर ऐलान किया है कि प्रॉक्सी गुटों की मदद से वो पीछे नहीं हटने वाला है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बयान दिया है कि हम लंबे वक्त तक प्रॉक्सी संगठनों की मदद के लिए तैयार हैं। वो अपनी जमीन अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो पूरी तरह जायज है। ये सबको पता है कि प्रॉक्सी और ईरान का दुश्मन एक ही है, जिसका नाम इजराइल है। यानी प्रॉक्सी गुटों को उकसाकर ईरान इजराइल में तबाही मचाना चाहता है। जबकि यूरेनियम संवर्धन रोकने पर इजराइल पर सीधा हमला भी कर सकता है। इस बार तो ईरान ने यह भी धमकी दी है कि वो इजराइल में घुसकर तबाही मचाएगा, और इसके लिए उसने तैयारी पूरी कर ली है। पहले सुरक्षा कवच बनाया है, फिर तबाही का ब्लूप्रिंट। ईरान के तेवर से लग रहा है कि आने वाले वक्त में इजराइल बड़े संकट में घिर सकता है, क्योंकि प्रॉक्सी गुटों को हथियार ईरान से लगातार सप्लाई होते रहेंगे, जिससे इजराइल को 5 फ्रंट पर लड़ना होगा। पहला फ्रंट है गाजा, जहां हमास फिर से मजबूत होकर हमला कर सकता है। दूसरा फ्रंट है लेबनान, जहां हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को एकजुट करके इजराइल में तबाही मचा सकता है। तीसरा फ्रंट गोलन हाइट्स है, जहां ईरानी प्रॉक्सी गुटों को मजबूत करके इजरायली सैनिकों को खदेड़ सकता है। चौथा फ्रंट है यमन, जहां हूती को लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी जा रही हैं, जिससे वो इजरायली पोर्ट पर हमले कर सके। और 5वां फ्रंट है ईरान,
जो लंबे युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि उसे रूस चीन का साथ मिल चुका है। ईरान की इस तैयारी को देखते हुए इजराइल सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। इसमें अमेरिका उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि ईरान हर सूरत में पहले इजराइल पर हमला करेगा, उसके बाद अमेरिकी सैन्य ठिकानों का रुख कर सकता है। अमेरिका इजराइल को 2028 तक हर साल करीब 33,000 करोड़ की सैन्य मदद करने की डील कर चुका है। साथ ही इजराइल के बेस पर हथियारों की तैनाती भी कर रहा है। इजराइल को F-35 फाइटर जेट की खेप भेज चुका है, जबकि कुछ दिन पहले बंकर बस्टर बम की खेप भी भेजी थी। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका B-52 बॉम्बर्स की तैनाती भी करेगा, यानी इजराइल पर ईरान हमला करे तो इजराइल तुरंत जवाब दे सके। जबकि ईरान के हमले रोकने के लिए थार्ड डिफेंस सिस्टम भेजा जा चुका है। इससे पहले पैट्रियट की खेप भी भेजी थी। इजराइल के पास डेविड स्लिंग, एरो 3 और आयरन डोम सिस्टम पहले से ही है। इन डिफेंस सिस्टम को डेमोना साइट पर लगाकर परमाणु संयंत्र को सुरक्षित किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात के बाद इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्स ने ब्रीफिंग बेंजामिन नेतन्याहू को दी थी, जिसके बाद उनका बयान सामने आया है। काट्स ने कहा है, ईरान पर हमले की आशंका बनी हुई है। अगर वो तय समय सीमा में यूरेनियम संवर्धन से पीछे नहीं हटता है तो इजराइल अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करना जानता है। इजराइल के तेवर बता रहे हैं कि अब अरब में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह करने में अभी तक अमेरिका और इजराइल नाकाम रहे। लेकिन इस बार कोई चूक ना हो, इसके लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। बस वार्ता का इंतजार है, जिससे ईरान को यूरेनियम संवर्धन रोकने का एक मौका दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सीरिया जंग में नया ट्विस्ट आ गया है। तुर्की ने ऐलान कर दिया है, अगर सीरिया की नई सरकार को कमजोर करने की कोशिश हुई तो वो इस जंग में शामिल हो जाएगा। तुर्की की यह धमकी इजराइल के लिए मानी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस धमकी के साथ ही तुर्की ने अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से भी पर्दा उठाया, जो अरब में युद्ध के एक नए फ्रंट की दस्तक मानी जा रही है। सीरिया के स्वेदा में भले ही सीज फायर हो चुका है, लेकिन द्रूज लड़ाकों के द्रूज लैंड की मांग से तनाव अब भी बरकरार है। डर है स्वेदा में बन रहे हालात अरब में जंग का एक नया मोर्चा खोल सकते हैं। इस जंग में एक तरफ होगा तुर्की और दूसरी तरफ इजराइल। डर है स्वेदा की जंग तुर्की और इजराइल युद्ध में बदल सकती है। इस डर की वजह सीरिया की जंग में आया नया ट्विस्ट है। तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि अगर सीरियाई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई तो वो हर उस ताकत के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा जो इसके पीछे होगी। तुर्की की ये धमकी इजराइल के लिए मानी जा रही है, क्योंकि द्रूज और बेदौइन की जंग में बेंजामिन नेतन्याहू ने सिर्फ द्रूज लड़ाकों का खुलकर समर्थन ही नहीं किया, बल्कि दमिश्क पर जबरदस्त बमबारी करके सीरियाई सेना और सरकार को भी कमजोर करने की कोशिश की। तुर्की ने न सिर्फ इजराइल को धमकी दी, बल्कि नए हथियारों का परिचय देकर दुनिया को अपनी ताकत का ट्रेलर भी दिया। ये तुर्की में हुए इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर की तस्वीरें हैं, जहां तुर्की ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से पर्दा उठाया। तुर्की की हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम टाइफून ब्लॉक 4 है। ये तुर्की की स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल है। टाइफून मिसाइल की लंबाई 32 फीट है। इसका वजन 7,300 किलोग्राम होने का दावा किया गया है। मिसाइल की रेंज 800 किलोमीटर है। वहीं ये 6,100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को तबाह कर सकती है।
इस मिसाइल को बनाने के साथ ही तुर्की उन चंद देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास हाइपरसोनिक शक्ति वाली लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं। तुर्की ने अपने नए टैंक की शक्ति का ट्रेलर भी दिया। ये दुनिया का पहला लेजर टैंक है, यानी इसके कैन से बारूद नहीं लेजर निकलती है, जो पलक झपकते ही दुश्मन के ड्रोन को हवा में नष्ट कर सकती है। ये टैंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग तकनीक से लैस है, जिसके जरिए ये ड्रोन को हवा में जाम कर उसे लेजर के जरिए तबाह कर देता है। इजराइल को धमकी देने के साथ ही तुर्की के नए हथियारों का प्रदर्शन नेतन्याहू के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है, जो बताता है कि तुर्की सीरिया में किसी भी तरह की अस्थिरता को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सवाल है कि एर्दोआन सीरिया के लिए इजराइल के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए क्यों अड़े हैं, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल तुर्की इसे एक मौके की तरह देख रहा है। तुर्की की नजर कुर्दिश लड़ाकों के कंट्रोल वाले इलाके पर है, जिनका उत्तर पूर्वी सीरिया के एक हिस्से पर कब्जा है। ये हिस्सा तुर्की की सीमा से लगता है। तुर्की का आरोप है कि YPG ग्रुप उस पर आतंकी हमले करता है। अब विद्रोह का फायदा उठाकर तुर्की सीरिया में सैन्य एंट्री की तैयारी में है, ताकि इस कुर्दिश लड़ाकों के कब्जे वाले इलाके पर कंट्रोल कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, अल शरा सरकार को बचाना तुर्की की मजबूरी भी है, क्योंकि अगर अल शरा सरकार कमजोर हुई तो कुर्दिश लड़ाके मजबूत होंगे, जो तुर्की के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सीरिया पर हमलों को लेकर ट्रंप भी नेतन्याहू से नाराज है, जो एर्दोआन को सीरिया में जंग में फायदा पहुंचा सकता है। यही वजह है कि तुर्की एक तरफ सीरिया की जंग में एंट्री लेने की धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ सीरिया की नई सेना को हथियार भी भेज रहा है। तस्वीरों में नजर आ रहा ये तुर्की का एजदर बख्तरबंद वाहन है, जिसकी पहली खेप सीरियाई सेना को पहुंच चुकी है। साफ है, स्वेदा जंग भले ही दो समुदाय के बीच शुरू हुई थी, लेकिन इसके दायरे में अरब के दो बड़े मुल्क आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू हो चुकी है और शुरुआती खेप के साथ ही रूस में जबरदस्त तबाही की शुरुआत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जडैम किट वाले बम से हमलों की वजह से रूस की सीमा के करीब जबरदस्त तबाही मच रही है। GPS सिस्टम से लैस बम से यूक्रेन सटीक निशाने के साथ प्रहार कर रहा है। कुर्स्क में एक बार फिर इन्हीं बमों से हमले हो रहे हैं। ताबड़तोड़ बमबारी और रूसी इलाकों में जबरदस्त विस्फोट। ये यूक्रेन के फाइटर जेट हैं जो सीमा के पार नहीं जा रहे, लेकिन रूसी इलाके में तबाही मचा रहे हैं। इस तरह के हमलों की वजह है एक बार फिर यूक्रेन में अमेरिकी जडैम किट लगे बम की सप्लाई। रूस ने यूक्रेन की नाकेबंदी की खूब कोशिश की, लगातार ओडेसा पर हमला किया, लेकिन काला सागर के रास्ते अमेरिका का जडैम बम का जखीरा यूक्रेन तक पहुंचने में कामयाब रहा है। अब GPS वाले इन बमों को लेकर यूक्रेनी फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं और बॉर्डर के करीब के इलाकों में तबाही हो रही है। रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेन हर दिन 400 हमले कर रहा है। रूस के रिहायशी इलाकों में हमले हो रहे हैं। हर हमले में रूस के नागरिकों की मौत हो रही है। हालांकि बमबारी के बीच यूक्रेन को बड़ा नुकसान भी हुआ है। यूक्रेन का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया। यूक्रेनी मिराज 2000 विमान क्रैश हो गया। विमान में खराबी की वजह से हादसे का दावा किया गया है। यूक्रेनी पायलट विमान से निकलने में कामयाब रहा। यूक्रेन को अमेरिका से GBU-62 जडैम ER गाइडेड एरियल बॉम्ब की सप्लाई की गई है। ये बम हवा में काफी दूर तक जाकर टारगेट पर सटीक प्रहार करते हैं।
यही वजह है कि यूक्रेन रूस की सरकारी इमारतों को निशाना बनाने में कामयाब हो रहा है। कुर्स्क में एक बार फिर हमलों की शुरुआत हुई है। कुर्स्क के पोस्ट ऑफिस को बम से नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन का दावा है कि पोस्ट ऑफिस में ड्रोन ऑपरेटर रह रहे थे। GBU-62 जेडैम ER गाइडेड बम के साथ यूक्रेन को जेडैम किट की सप्लाई भी हुई है, जिससे दूसरे बम भी घातक हो गए हैं। जेडैम किट वाले बम की रेंज 25 किलोमीटर तक है। बम GPS के इस्तेमाल से सटीक प्रहार करता है। जेडैम किट के साथ यूक्रेन मार्क 84 बम का इस्तेमाल कर रहा है। इस बम का वजन 1000 किलो है। जेडैम सीरीज के बमों को अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी इस्तेमाल करती है। जेडैम का मतलब है जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन। जेडैम सीरीज के बमों का वजन 900 किलो होता है। किसी भी फाइटर जेट से इस बम को गिराया जा सकता है। GPS की वजह से यह टारगेट की तरफ मिसाइल या रॉकेट की तरह उड़ता हुआ जाता है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार की वजह से यूक्रेन को अब यह यकीन होने लगा है कि रूस के सामने टिके रहने के लिए ऐसे ही घातक हथियार आखिरी विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजरायल ने गाजा के समुद्री तट तक कब्जे का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कतर में सीज फायर वार्ता अपने आखिरी चरण में। सवाल है कि क्या गाजा में सीज फायर करीब है और क्या सीज फायर से पहले कोई बड़ा विध्वंस होने वाला है। इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा में इजरायल की बमबारी बंद होगी या नहीं, इसका फैसला अगले 24 घंटे में हो सकता है। अगले 24 घंटे में साफ हो जाएगा कि आने वाले महीनों में गाजा में अमन लौटेगा या नहीं। माना जा रहा है कि कतर में जारी युद्ध विराम वार्ता अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। स्टीव विटकॉफ कल रोम की यात्रा पर जा सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात इजरायल के रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर से होने की उम्मीद है। दोनों के बीच गाजा सीज फायर पर बात होगी। इसके बाद विटकॉफ के कतर दौरे पर जाने की संभावना है, जहां गाजा युद्ध में सीज फायर पर मोहर लग सकती है। हालांकि अभी तक इसे लेकर अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। विटकॉफ का यह दौरा बेहद सीक्रेट होने वाला है। माना जा रहा है कि इजरायल और मध्यस्थ देशों के बीच बात बन चुकी है। अब इंतजार सिर्फ हमास की हामी का है, जिसका बीते एक हफ्ते से सभी को इंतजार है। दावा है कि कतर में मौजूद हमास वार्ताकार हमास के नेताओं से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वार्ता का आखिरी चरण अटका हुआ है। 3 मुद्दे पर हमास की हां का इंतजार है। पहली, बंधकों की रिहाई। दूसरी, गाजा में इजरायली सेना की मौजूदगी। और तीसरी, गाजा में सहायता पहुंचने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर। रिपोर्ट्स की माने तो सभी देशों के दबाव में इजरायल गाजा में राहत सामग्री के लिए ह्यूमन कॉरिडोर बनाने के लिए राजी हो चुका है, जिसकी वजह अमेरिका और यूरोपीय देशों की पहल है। दरअसल इजरायल का दावा है कि यूनेस्को गाजा में हमास की मदद कर रहा है। राहत सामग्री चोरी छिपे हमास तक पहुंचाई जा रही है। यही वजह है कि ट्रंप ने यूनेस्को को एंटी इजरायल प्रोपेगेंडा का अड्डा बताया है। साथ ही उन्होंने अमेरिका के यूनेस्को से हटने का ऐलान किया है। ट्रंप के इस कदम के बाद इजरायल राजी हो गया है, लेकिन गाजा के समुद्री तट पर कब्जे से अभी इजरायली सेनाएं दूर हैं। ऐसे में इजरायल कुछ दिन और जंग जारी रखना चाहता है। यही वजह है कि इजरायली वित्त मंत्री ने बेंजामिन से आग्रह किया है कि वो हमास को वार्ता पर हस्ताक्षर के लिए आखिरी 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी करें।
दी गई समय सीमा में अगर हमास राजी नहीं होता तो इजराइल भविष्य में किसी भी आंशिक समझौते को स्वीकार नहीं करेगा।